हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th क्लास का हिंदी है, जिसमें से आपका हम चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6 तक कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न वह सभी हम पढ़ने वाले हैं। यानी वन शॉट क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 3 चैप्टर तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कराया था। आप अगर नहीं देखे होंगे तो वो वाला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जिसमें आपका बातचीत पाठ से लेकर उसने कहा था पाठ और संपूर्ण क्रांति तीनों करवा दिए थे। आज हम अर्धनारीश्वर और रोज पाठ और एक लेख और एक पत्र ये सब का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जाइएगा। ऑल ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, यानी ये ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चला रहे हैं इसमें से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आपका 1 से लेकर 3 चैप्टर तक करा दिए थे और 4 से लेकर 6 चैप्टर तक हम कराने वाले हैं और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। और चलिए, और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। लास्ट तक बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न सबसे पहला नंबर प्रश्न से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए अर्धनारीश्वर से सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इससे अगला चैप्टर रोज पाठ से। ये देखिए एक बार चैप्टर नंबर 4 है और इसके बाद चैप्टर नंबर हम 5 से देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न है उसको पहले पढ़िए और चलिए इसको आंसर लगाइए कमेंट में। क्या प्रश्न में देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, उसने कहा था या जूठन के तिरिच की अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर माने रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो इसकी रचना जो है ये अर्धनारीश्वर है, इन्हीं की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। ऑप्शन नंबर डी में दिया रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए आप यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए क्या का एक भी गलती से आपका 1 मार्क्स ना कटे। देखिए आपका ये 2 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, कल्पित यानी अर्धनारीश्वर को कल्पना किया गया कि एक आध ऐसा अर्धनारीश्वर होगा, मतलब आधा अंग स्त्री का आधा पुरुष का, ऐसा जानते होंगे आप लोग। तो ये किसका रूप है, किस भगवान का, शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, कि विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है ये भगवान शिव और पार्वती जी का, यानी आपका ए नंबर जो आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पर। देखिए अगला नंबर प्रश्न है 3 नंबर की, युद्ध और शांति की समस्या पर। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। जो युद्ध हो रहा था और शांति दोनों की समस्या जिसमें हो वैसा कौन सी कृति है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, दंतगीत की रश्मि रथी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न पर आप चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर की, गंधारी थी, गंधारी कौन थी, बता दीजिए एक बार कि गंधारी जो थी वह कौन थी। दुर्योधन की माँ थी, कि कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, कि बलराम की माँ थी। गंधारी कौन थी, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की माँ, ऐसा महाभारत में आप अगर देखे होंगे तो जानते होंगे ये सब। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है ये 4 नंबर की, 4 नंबर नहीं 5 नंबर आ चुके हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार कौन है, उसी निबंधकार का नाम पूछा जा रहा है। देखिए सभी प्रश्न करवा दे हैं आपका, इसी में से तो आपका प्रश्न पूछता है कहाँ से पूछेगा, और इसी में से आपका क्वेश्चन बैंक में भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, सभी यही से रहेगा चैप्टर वाइज जो करा रहे हैं। देखिए आपका अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, कि मैथिली शरण गुप्त, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या जगदीश चंद्र माथुर। देखिए ये दोनों का तो बात ही नहीं, पहले ही काट दीजिए ये सबको। इतना में तो बताइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए इतने में से। तो ये हो जाएगा कौन, ये आपका ए नंबर यानी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। और ये आपको पता है कि ये हमारे राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह दिनकर भी जी ही है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न ये आपका 6 नंबर में है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। अब बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि है, जो अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखे हैं, इनका जन्म कब हुआ था। 22 सितंबर 1907 को, या फिर 23 सितंबर 1908 को, 24 सितंबर 1909 को, 25 सितंबर 1910 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कब, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न पर देखिए आपका ये 7वां नंबर प्रश्न है कि इसको पढ़िए और आंसर लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार बता दीजिए कमेंट में, इसका जवाब आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, कि सिमरिया बेगूसराय बिहार, कि लम्ही वाराणसी, कि ढाका बंगाल। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार। ये पहला कवि जो है हमारे बिहार के है, ये पहला कवि। बाकी सब कवि देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यही के सभी कवि मिलेंगे। तो ये 8 नंबर प्रश्न है, दिनकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए चैप्टर वाइज करा रहे हैं, आप लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा ना। आपका ये जितना भी आपका चल रहा है ना, आपका 1 से लेकर 3 चैप्टर तक करवा ही दिए हुए हैं। आपका 4 से लेकर 6 चैप्टर तक भी आपका हम क्लियर करा देंगे, इतना जिम्मेवारी हमारी, हम करवा देंगे इतना। तो इसीलिए आपको सभी चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ कर जाना है। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म, कौन सा पुरस्कार दिनकर को मिला था? तो दिनकर को पद्म भूषण मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर में है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जिस पुरुष में नारी, जिस अगर पुरुष है लेकिन इसमें नारी का गुण नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है? संपूर्ण है, कि अपूर्ण है, कि अधूरा है, कि अर्धपूर्ण है, वह क्या है? तो जिस पुरुष में भी अगर नारी का एक भी गुण नहीं है, ममता ये सब बात कर रहा है, तो ये वह अपूर्ण है, यानी वो पूर्ण नहीं है, वह भी अपूर्ण है। इसलिए बी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर में चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं पूछा रहा है इसमें। साकेत, यशोधरा, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र या फिर रसीम रथी, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, नील कुसुम, उर्वशी या परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो ये आपका देखिए साकेत और यशोधरा जो है ये आपका नहीं है, कि कौन सा लिखा गया ये पता ही नहीं है, ये आपका बुक में ही नहीं है। तो इसीलिए ए नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है? अब बताइए रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ तो समझ लिया कि कौन नहीं है, अब बताइए कि गद्य कृतियाँ इनमें से कौन है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। इनमें है कि मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 रत्न, ये तो उन्हीं का है। क्योंकि मालूम है क्यों है? क्योंकि इसमें अर्धनारीश्वर शामिल है। अर्धनारीश्वर जानते हैं उन्हीं का है, तो ये सब भी उन्हीं का होगा। और 60 का एक दिन, और ये आपका काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, और ये व्हाट पीपल, दिनकर की डायरी। तो कौन नहीं होगा? तो चलिए नहीं देखते हैं। देखिए आषाढ़ का एक दिन जो है ये दिनकर जी की नहीं लिखी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में है, ये दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी जो है उनको किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए में है कि अर्धनारीश्वर, बी में संस्कृत के 4 अध्याय, सी में शुद्ध कविता की खोज, डी में दिनकर की डायरी। किस पर मिला था उनको? कमेंट बताना है। दिनकर को किस कविता गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उनको किस पर? यह मिला था संस्कृत के 4 अध्याय जो है बहुत ही फेमस रचना किए थे, इसी पर उनको मिला था। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए, अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में जो बोला जा रहा है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और बता दीजिए कि किस पुस्तक, मतलब कौन सा पुस्तक लिखे थे जिस पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। ए में है हुंकार, बी में रसीम रथी, सी में कुरुक्षेत्र, डी में की उर्वशी। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? ये उर्वशी पर उनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो आपका ये डी नंबर में आपको दिख रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? बता दीजिए रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1972 को, या फिर ये 23 अप्रैल 1973 को, कि 24 अप्रैल 1974 को, या 25 अप्रैल 1975 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो बता दीजिए इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर की कविता है उनमें से कौन सा गुण नहीं था? ओज गुण, या फिर मशीनता, पौरुष, या फिर प्रभाववीर, वाग्मिता। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था इनमें से? तो ये गुण अगर पूछा जाएगा ना, तो ये गुण में ये क्या हो जाएगा? मसृणता, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है 16 नंबर में कि दिनकर किस युग के कवि है। दिनकर जी किस युग के कवि है। द्विवेदी युग, छायावादी युग कि छायावदोत्तर युग, ये भारतेंदु युग। दिनकर किस युग के कवि है, तो दिनकर जो है छायावदोत्तर युग की ये कवि है, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिख रहा है। और अब चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का अर्थ बता दीजिए आप लोग। एक बार अर्धनारीश्वर चैप्टर है उसको पढ़े भी होंगे, लेकिन उसका अर्थ एक बार बता दीजिए अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। ए में है कि आधा नारी, आधा की पूरी नारी, एक ए में है आधा नारी, बी में पूरी नारी, सी में है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। देखिए ये हुआ आपका आंसर। इस प्रकार से लिखिएगा ना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं हो जो आपका नंबर काटेगा। तो ये अब डी में है कि आधा पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी पूरा डिटेल हम लिख दिए हुए हैं ताकि आपको हल्का सा भी ना समझ में आए, ऐसा होना। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, नर और नारी के काम क्या है। अब बता दीजिए कि नर है और नारी, इनमें काम क्या है, नर नारी के काम। ए में कि नर और नारी, नर हो, ये कलर अच्छा नहीं, चलिए इसको बदलते हैं। और बी में कि नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम छोड़ना पछोड़ना है, यानी थोड़ा सा काम इधर कर दिया उधर कर दिया। और सी में नर चाय बनाता है और नारी खाना पकाती है। डी में नारी नौकरी करती है पर खाना बनाता है, नर खाना बनाता है। बताइए नर और नारी का काम क्या है, तो इनका काम है नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है, ये उनका काम है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखा हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न पर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे। गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार। प्रेमचंद्र क्या थे बता दीजिए एक बार कि प्रेमचंद्र क्या थे। प्रेमचंद्र कथाकार थे, क्या थे, कथाकार। प्रेमचंद्र एक कथा करते थे इसलिए वो उनको कथाकार ही कहा जाता था। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है। गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की या रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कीर्ति है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की एक कीर्ति है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और लास्ट तक सभी स्टूडेंट को बने रहना है, कोई भी स्टूडेंट नहीं बीच में छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। इसमें से आपका बहुत सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ने वाला है, इसीलिए लास्ट तक जितना भी अपडेट करवाएंगे हमारे साथ लास्ट तक रुके रहना है। ये 21 नंबर प्रश्न है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पुरुष रूप जो है वह वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने बना दिया, क्या बना दिया। पुरुष खुद वृक्ष बन गया है, नारी को क्या बना दिया। ए में कली, बी में लहर, सी में लता, डी में छाया। ना पुरुष वृक्ष बन गया और नारी को लता बना दिया कि वह हमारे सहारे ही चलेगी इसलिए। लेकिन अब नारी अभी कोई कम नहीं है, वो भी अपना रास्ता खुद बना रही है। और आपका 22 नंबर प्रश्न है, कामिनी अपने साथ, कामिनी जो होती है वह अपने साथ सदा याम शांति ही लाती है। हमें लगा लिखा हुआ यामिनी, लेकिन कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। ए में उजरी हुई, बी में लहराती हुई, सी में यामिनी जैसी और डी में कि छुई हुई। तो कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, तो ये यामिनी जैसी। कामिनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कितना नंबर, यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना। ये प्रश्न कितनी बार आएगा, अर्धनारीश्वर किसकी रचना जान रहे हम। ये किसकी रचना है, दिनकर जी की, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। देखिए आपका शॉर्ट में इनको दिनकर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित, हमने बोला था ना ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। और याद रखिएगा बिहार से एक ही है जो हमारे राष्ट्र कवि है, रामधारी सिंह दिनकर सिर्फ बिहार से है, और सभी कोई कवि बिहार से नहीं है। ये आपका जगदीश चंद्र माथुर, बी में मोहन राकेश, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में शमशेर बहादुर सिंह। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है, तो ये कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो बिहार से संबंधित है, सी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर 25 नंबर प्रश्न में है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ है, किस रचनाकार की यह पंक्तियाँ है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। किस लेखक की रचना है, तो ए में प्रेमचंद्र, बी में कि अज्ञेय, सी में मोहन राकेश, डी में रामधारी सिंह दिनकर। किसकी रचना है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई माला है। तो एक इनकी रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की कीर्तियाँ है।
यानी डी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो 26 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा या जूठन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी हो जाएगी? इसकी रचना है अर्धनारीश्वर, इनकी रचना है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न में है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर या वट पीपल। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना बता दीजिए। काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है ये 28 नंबर में है कि किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? काव्य की भूमि पर या फिर संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका या रसीमरथी। किस पर हुआ था दिनकर जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 29 नंबर में है। 29 नंबर में जो प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर की विधा बता दीजिए। अर्धनारीश्वर की कौन सी विधा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए, बता दीजिए जल्दी से इनके विधा। ए में है कि अर्धनारीश्वर की विधा बताइए, तो ए में है कि कविता, बी में है नाटक, सी में निबंध, डी में उपन्यास। तो इनकी विधा कौन सी हो जाएगा? इनकी विधा, यानी विधा का मतलब होता है यानी पाठ से क्या है, कहानी, कविता, ये सब। अर्धनारीश्वर की विधा ये निबंध है। क्या है? ऐसे है, निबंध है, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, ये आपका निबंध है। और चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो 30 नंबर प्रश्न है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं है, ये कथन किस पाठ से संबंधित है? पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? ओ सदा नीरा, कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, कि संपूर्ण क्रांति, की अर्धनारीश्वर। बता दीजिए पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन से किस पाठ से ये संबंधित है? तो ये संबंधित है किस पाठ से? अर्धनारीश्वर पाठ से ये संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि ये नेक्स्ट प्रश्न जो है वह 31 नंबर में है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? सदानीरा, पल्लव, रसीमरथी, कामायनी। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगा रसीमरथी और अर्धनारीश्वर, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है। अब चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर में है। 32 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? अब बता दीजिए, हमें लगा कि नहीं, लेकिन इसमें है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। ए में कि शुद्ध कविता की खोज, बी में पुनर्वा, सी में स्मृति की रेखाएं, डी में कि कविता के नए प्रतिमान। कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति? शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर की ही है लिखी हुई है, यानी ए नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो 33 नंबर में है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? अब बता दीजिए कि कौन सी कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? वट पीपल, उर्वशी, काव्य की भूमिका या साकेत। कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? कृतियाँ पूछे तो साकेत है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है नहीं है। अब चले अगला प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न पर एक बार लाइक शेयर ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिए, एक बार लाइक कर लीजिए ज़बरदस्त तरीके से, सभी स्टूडेंट के पास शेयर भी कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपको तो यह काम करके रखना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेंगे न्यू स्टूडेंट। और चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पढ़िए ध्यान से कि प्रेमचंद की रचना है शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ की मेरे वियतनाम यात्रा। प्रेमचंद की जो रचना है वो पूस की रात प्रेमचंद ने ही की थी, पूस की रात, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है, ये कितना नंबर में है? ये 35 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बता दीजिए दिनकर जी जो थे उनको निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए में पद्मश्री, बी में पद्म भूषण, सी में पद्म विभूषण, डी में पद्म। तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न पर चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? आदर्श, यथार्थ, कल्पित, वास्तविक। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध है जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो ये रूप कल्पित रूप वर्णित है, जो आपका सी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है 37 नंबर है। इसके बाद एक प्रश्न और है 38 नंबर। यह प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे थे? तो विश्वविद्यालय का नाम था भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति वह रहे थे रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर की मलयज। किसकी रचना है? तो ये आपका जानते हैं कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर कितना? ये आपका चैप्टर नंबर ये आपका 4 था। अब हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। 5 देखने के बाद चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 देख लिए, यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर नंबर 4 में था। और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज पाठ, और इसी पाठ से अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो रोज पाठ से चलिए देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी क्या है, यानी पहले क्या नाम रखा गया था वो बताइए। ए में कि लौटती पगडंडिया, बी में कि छोड़ा हुआ रास्ता, और सी में वीप थगा, डी में गैगरीन। तो रोज शीर्षक कहानी जो है जिसके लेखक वागे जी है, अज्ञे जी, और उनका जो पहला नाम था इस कहानी का वो था गैगरीन। क्या नाम था? गैगरीन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। और इस चैप्टर से खत्म होने के बाद हम 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके लेखक है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि रोज इनमें से क्या है? जो रोज पाठ है वह क्या है? निबंध है या फिर कहानी है, उपन्यास का अंश है कि आलोचना का अंश है? रोज इनमें से क्या है? तो रोज पाठ एक कहानी है जिसमें उनके एक मालती होती है और एक उनके पति महेश्वर होते हैं, उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम टीटी होता है। तो रोज इनमें से क्या है? तो ये कहानी है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले अगर लाइक नहीं किए हुए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 1 से लेकर 3 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े होंगे तो उसका भी लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए गए। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए कि अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न में है कि देखिए 3 नंबर प्रश्न में किस पाठ में आया है, क्या आया है? चलिए उसको देखते हैं। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? किस पाठ में ऐसा बोला गया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? अर्धनारीश्वर में, या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन की तिरिच, या फिर रोज? किस पाठ में बोला गया है? तो यह बोला गया है सिर्फ और सिर्फ ये रोज पाठ में, जिसमें मालती टाइम गन रही होती है कि अब तो एक समय को काट रही होती है। और चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कीर्ति अज्ञे की है? इनमें से कौन सी कीर्ति है जो अज्ञे जी की है? पल्लव, या फिर कितनी नावों में कितनी बार, ओ सदा नीरा, कि हरी घास पर क्षण भर? कौन सी कीर्ति अज्ञे की है? तो ये कीर्ति कितनी नावों में कितनी बार जो है यही अज्ञे जी की है रचना है, बाकी सब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चले अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 5 नंबर में है कि कौन सी कीर्ति अज्ञे की है? कौन सी कीर्ति है जो अज्ञे की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, या फिर ओ सदा नीरा? कौन सी कीर्ति अज्ञे की है? तो हरी घास पर क्षण भर जो है ये आपका किन की कीर्ति है? तो यह अज्ञे जी की ही कीर्तियाँ है। और चलिए अगला प्रश्न पर, ये आपका 6 नंबर प्रश्न जो है किस पाठ में आया है? किस पाठ में यह आया, यानी बोला गया है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो? रोज पाठ में, अर्धनारीश्वर में, कि तिरिच में, कि ओ सदा नीरा में? किस पाठ में आया है दोपहर में उस सूने आंगन में
पैर जैसे ही पैर रखते हैं मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। तो यह आया है सिर्फ और सिर्फ रोज पाठ में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आइए अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न 7 नंबर में है और इसमें है कि विस्मद शब्द का अर्थ बताइए। विस्मद शब्द का अर्थ अस्थायी, अचानक, अचरज या अपराध। विस्मद शब्द का अर्थ बता दीजिए। तो इसका अर्थ अचरज होता है। विस्मय शब्द का अर्थ अचरज, जो आपका सी नंबर में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए 8 नंबर प्रश्न जो है कि वामता शब्द का अर्थ बताइए। कि अर्थ भी पूछ देता है, इसलिए ये भी हम इम्पोर्टेंट समझ के कलेक्ट कर दिए हैं। वामता शब्द का अर्थ बताइए। नारीत्व, पुरुषत्व या फिर स्त्रीणता या विपरीतता। वामता शब्द का अर्थ होता है विपरीतता, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये अगला प्रश्न 5 नंबर में है। 5वां नहीं, आपका 9 नंबर प्रश्न है कि अकथ्य शब्द का अर्थ बताइए। अकथ्य शब्द का अर्थ ये जानते हैं कि जिसको कहा ना जा सके, यानी जिसको कहा ना जा सके, यानी आपका ऑप्शन ए ही दिख गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो गया राइट आंसर। देखिए सही आंसर है या नहीं। देखिए बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर की रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञय या फिर प्रेमचंद्र, मोहन राकेश के जगदीश चंद्र माथुर। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार होते हैं कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाता है राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर में है अज्ञय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञय जी का जन्म कब हुआ था बताएंगे आप लोग। ए में 6 मार्च 1910 में, 7 मार्च 1911 में, 8 मार्च 1912 में, 9 मार्च 1913 में। अज्ञय जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 12वां नंबर प्रश्न है कि अज्ञय जी का जन्म जान गए और अज्ञय जी का अब निधन जानिए कि निधन इनका कब हुआ था। ए में है कि 2 अप्रैल 1985 में, 3 अप्रैल 1986 में, 4 अप्रैल 1987 में या 5 अप्रैल 1988 में। अज्ञय जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञय जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न 13 नंबर में है। 13 नंबर में जो प्रश्न है कि अज्ञय जी का जन्म कहाँ हुआ था? और बताइए कि अज्ञय जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। देखिए आपका जो बुक है हिंदी का उसमें से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कवि हैं। बताइए कि अज्ञय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञय जी का जो जन्म हुआ था वो कसया कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। अज्ञय जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञय जी जन्म तो लिए थे कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूल निवास कहाँ करते थे? करतारपुर पंजाब में या फिर लम्ही वाराणसी, इटारसी मध्य प्रदेश या जबलपुर मध्य प्रदेश। अज्ञय जी का मूल निवास यानी जो रहने का स्थान था वह था करतारपुर जो पंजाब में है। करतारपुर पंजाब इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है। 15 नंबर प्रश्न जो है कि रोज़ कहानी की नायिका बता दीजिए। देखते होंगे कि हर कहानी या आपका जो कविता इसमें नायक होता है, लेकिन इसमें नायिका है जिसका नाम है मालती। मालती इस कहानी की नायिका है। एक में मधुमालती, बी में मालती, सी में मालविका और डी में माघवी। तो मालती इसका हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए कि अगला प्रश्न में क्या करा है। 16 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न में है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है किसकी रचना है बता दीजिए अच्छे से एक बार। नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए में उदय प्रकाश, अज्ञय, मलयज या मणि मधुकर। नदी के द्वीप जो है वह रचना है अज्ञय जी की। अज्ञय जी की रचना नदी के द्वीप, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न जो है ये 9 नंबर प्रश्न में है। 9वां नंबर प्रश्न जो है इसमें है कि अज्ञय किस वाद से है? अज्ञय किस वाद से है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद। बताइए अज्ञय किस वाद से है? तो अज्ञय प्रयोगवाद से संबंध रखते हैं। वे प्रयोगवाद के ही क्या है? कवि है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। और चलिए आपका 18वां प्रश्न जो है नायिका कौन है बता दीजिए। अब
नायिका कौन है? मालती है कि रागिनी है कि धम्बू है कि कलावती है? नायिका आप बता दीजिए कि इनमें से नायिका कौन है। तो नायिका है सिर्फ और सिर्फ मालती ही होती है, नायिका कोई एक होती है, इसलिए मालती हो जाएगा इसका जवाब यानी राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19 नंबर में है। 19 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि मालती के शिशु का नाम था। मालती के शिशु यानी उसके बच्चे का क्या नाम था? मालती के बच्चे का नाम बता दीजिए। पेटू था, यानी पेटू कैसा नाम होगा, ये बड़ा अजीब नाम है। पेटू था कि टीटी था कि रीटी था कि सीटी था? मालती के शिशु का नाम बताइए जल्दी जल्दी। मालती के जो शिशु था छोटा सा उसका नाम था टीटी। टीटी इसको कहकर बुलाते थे। वह कहानी के दौरान बोलते हैं कि नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है और से टीटी कहकर बुलाते हैं, लेखक को बोलते हैं जब वे मालती अपने सिस्टर से मिलने गए हुए थे। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है कि अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था? आप पूछेंगे अतिथि जो था, अतिथि कौन था? तो ये लेखक था। और मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था? तो कोई गाड़ी से नहीं गया था, 4 मील पैदल चल के गया था। तो ये क्या था, टट्टू पर कि मोटर से कि पैदल या साइकिल से? तो हमने बताया था कि जो लेखक है वे मालती के घर पैदल चल के गए थे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आंसर में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न है जो 21 नंबर। लेखक मालती के घर क्या है प्रश्न में कि लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? बताइए, पैदल तो गया था लेकिन मालती के घर पहुंचने पर वो कितना पैदल चला था? 15 मील, 18 मील, 20 मील या फिर 12 मील? लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था, कितना मील? तो वे 18 मील पैदल चला। आपको 1 मील पैदल चलिएगा तब पता चलेगा। 18 मील लेखक पैदल चल कर गए थे। उसके बाद सब था, गाड़ी उड़ी सब था, लेकिन फिर भी वो पैदल चल कर ही गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न की यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैगरी नाम से छपी थी? यह कहानी जो है किस संग्रह में गैगरी नाम से छपी थी, यानी गैगरी ने पहले क्यों रखा गया था वही बताना है। विपथगा, सुपेथगा, समीपथगा या निपथगा? तो कहा जाता है ये आपका विपथगा में, विपथा जो ग्रंथ है उसमें ये गैगरी नाम से थे। उसके बाद इसको क्या रख दिया गया, रोज। रोज इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें जो महेश्वर जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो रोज़ मालती जो है वह दिन गिनती रहती है कि कैसे वह दिन काटने के लिए सोचती रहती है, इसलिए इस कहानी का नाम रोज रखा गया। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ये 23 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन है? अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन है? राम तेरी गंगा मैली हो गई कि शेखर एक जीवनी, जादूगर की रस भरी? अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन है? तो अज्ञेय का उपन्यास है जादूगर। जादूगर एकदम झकास उपन्यास है अज्ञेय जी का, ऑप्शन नंबर सी। और अज्ञेय का पूरा नाम ही पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो 24 नंबर प्रश्न है किस कहानी का शीर्षक गैगरीन था? किस कहानी का शीर्षक गैगरीन था? एवं उसने कहा था रोज, तिरिच या फिर रस्सी का टुकड़ा? किस कहानी का शीर्षक गैगरीन था? तो किस कहानी का, यह रोज कहानी का जो शीर्षक था ये गैगरीन था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है 25 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी कि जगदीश चंद्र माथुर? किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो ये इसके बिना, यह अज्ञेय जी के बिना नई कहानी जो बनता है उनकी कल्पना है कि ये बहुत ही अच्छी कहानियाँ ये बनाते थे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न है 26 नंबर। रोज किस प्रकार की कहानी है? रोज जो है वह किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है कि समस्यात्मक है? क्या है रोज किस प्रकार की कहानी है? तो रोज है मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसी कहानी? मनोवैज्ञानिक कहानी रोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या है, 27 नंबर प्रश्न है और इसमें है कि मालती पात्र है। मालती कैसी पात्र है? सिपाही की माँ का, तिरिच का पात्र है कि जूठन का पात्र है कि रोज का पात्र है? मालती किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो मालती, ये देखिए मालती जो है वो रोज कहानी का ये मुख्य पात्र है। देखिए आंसर लिखा हुआ है, मालती रोज कहानी का मुख्य पात्र है, जो आपका डी नंबर दिया हुआ है। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर, 28 नंबर में है अज्ञेय ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? अज्ञेय ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? इनमें 1, 2, 3, 4।
अज्ञे ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? तो अज्ञे जो थे वे 4 सप्तकों का संपादन किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर जो प्रश्न है, इसमें है कि अज्ञे का उपन्यास नहीं है। अज्ञे का उपन्यास नहीं है। ये में है कि शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, त्रिशंकु, अपने अपने, अजनबी। अज्ञे का उपन्यास नहीं अगर पूछा जाएगा तो अज्ञे का उपन्यास त्रिशंकु जो होगा ये अज्ञे जी का उपन्यास ये नहीं है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बता दीजिए। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1954 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए अब चले अगला प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न में है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, या मालती के दूर के रिश्ते का भाई, या मालती का पिता। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते हैं अतिथि बनकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी जो है जो आपका घंटे का कौन से घंटे के धड़कन के साथ ये कहानी एंड होती है यानी समाप्त होती है? 4 घंटे के साथ, 3 घंटे के साथ, 2 घंटे के साथ, 11 घंटे के साथ। रोज कहानी किस घंटे के साथ समाप्त होती है? तो जब 11 बोलते हैं मालती 11 बज गए उसमें यह समाप्त हो जाती है यह कहानी। अब चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अब अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह अब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव समाप्ति होने वाला है। देखिए मालती का पति क्या है? अब बताइए मालती का जो पति है वो पेशे से क्या है? ए में है डॉक्टर, बी में है वकील, और सी में है अध्यापक, और डी में है अभियंता यानी इंजीनियर। मालती का पति क्या है? तो मालती का पति आप जानते हैं कि वह डॉक्टर है जो ग्रीन का इलाज करते हैं। और वे पशु को समझ सकते हैं कि जो भी जंगल में कांटे चुभने से गैंग्रीन होता है वो सबका पैर कहीं से काट देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, यही उनका काम है। और आपका चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे के पिता अज्ञे जी यानी लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनका जो पिता का नाम बता दीजिए। डॉक्टर अभयानंद शास्त्री है कि डॉक्टर दयानंद शास्त्री है कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है या फिर डॉक्टर अयुचानंद शास्त्री है? अज्ञे जी के पिता का नाम बता दीजिए। तो उनके पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और इसके माता पिता का नाम लेखक का याद होना ही चाहिए। इसको आप कोशिश कीजिएगा कि आपका एक भी लेखक का नाम ना छूटे, लेकिन ये संभव नहीं है इसलिए आपको इम्पोर्टेंट ही याद करना होगा। आपको आप भी उतना याद नहीं कर सकते। देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है? बता दीजिए मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, रोज, तिरछ की गौड़ा। मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती रोज कहानी की पात्रा है। किस कहानी की? मालती रोज कहानी की पात्रा है। और चलिए इस रोज पार्ट से अब लास्ट क्वेश्चन भी आगे आ चुका है। ये रोज पार्ट से लास्टवा क्वेश्चन है कि अंतिम क्वेश्चन, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए वज्र सभा, वरस सभा, इंद्र सभा या जन सभा? बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो ये इंद्र सभा लिखे थे बचपन में खेलने के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं, हमने कितना नंबर ये था, ये 36 क्वेश्चन बताए थे इस चैप्टर से। कौन सा चैप्टर रोज पार्ट से आपसे कितना सही हुआ कमेंट में बताएंगे। और अब चलिए एक लेख और एक पत्र जो आपका 6 चैप्टर है, इस चैप्टर से देखना ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक भगत सिंह है, हमारे वीर भगत सिंह इसको लिखे हुए हैं। तो चलिए हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव से आपका 2 चैप्टर तो क्लियर करा दिए। अब चलते हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 भी आपका क्लियर करा देते हैं। इसमें है सबसे पहला नंबर प्रश्न कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आप यहाँ तक अगर रुके हुए हैं तो एक बार लास्ट तक भी रुके रहिए ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गंगाचक नंबर 102 गुगेरा ब्रांच निहालपुर भारत, या फिर बंगाचक नंबर 103 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान, या फिर बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान की बंगाचक 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर भारत। कहाँ हुआ था भगत सिंह का तो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था कहाँ? बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए
चलते हैं अगला प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यानी जब देश का सवाल हो, देश का भाग्य का अगर निर्णय हो रहा हो कि देशों का भाग्य होगा, तो अपने भाग्य को, अपने खुद का भाग्य को भुला देना चाहिए, क्योंकि जब देश रहेगा तभी तो रहेगा आदमी। तो ये कहे थे भगत सिंह कि चंद्रमा सिंह कि सुखदेव सिंह कि क्रांतिकारी सिंह? कौन बोले थे ऐसा? ये बोले थे भगत सिंह, हमारे भगत सिंह ये बोले थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। यानी भगत सिंह जो पैतृक गांव जहाँ रहते थे भगत सिंह, वो कहाँ था? खटकर कला पंजाब, या फिर खटकर कला हरियाणा, कि खटकर कला अमृतसर, कि खटखरा पंजाब? बताइए भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव खटकर कला पंजाब में था। कहाँ था? खटकर कला पंजाब। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या है? भगत सिंह के माता पिता का नाम धनवती एवं सरदार किशन सिंह, विद्यावती और सरदार किशन सिंह, कलावती और सरदार हरि सिंह किशन सिंह, या वीर जननी और सरदार कृष्णा सिंह? भगत सिंह के माता पिता का जो नाम था वो था विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। सभी प्रश्नों को आज हम क्लियर कर देंगे पूरा। आपका 1 शॉट क्लास जो चला रहा है, आप देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? बता दीजिए। ये आप पूछेंगे कि ये भी कोई करने वाला बात है? इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? एक का अधिक बार, यानी एक से अधिक बार, बी में कि एक बार, सी में कि अनेक बार, डी में कि अनेक बार। तो भगत सिंह के पिताजी जो थे वे अनेकों बार जेल गए थे, अनेकों बार। यानी तो सिर्फ भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं थे, इनके पूरे परिवार ही क्रांतिकारी थे, यानी देश के लिए मर मिटने वाले थे। और आपका 6 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 21 मार्च 1929 में, कि 22 मार्च 1930 में, 23 मार्च 1931 में, और 24 मार्च 1932 में? देखिए सभी स्टूडेंट को भगत सिंह के जैसा बनना चाहिए। और आप कैसा बनना चाहते हैं एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। हम तो भगत सिंह के जैसा बनना चाहते हैं। तो भगत सिंह के जैसा जो भी स्टूडेंट होगा, जो भगत सिंह को चाहता होगा, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका ये 6 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में बताइए। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? बता दीजिए एक बार कमेंट में। भगत सिंह की शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में। देखिए पूरा डिटेल लिख दिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए। और जब चले अगला प्रश्न पर, तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो 7 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है? भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, की उपयुक्त तीनों? भगत सिंह की कृतियाँ कौन कौन सी है? तो भगत सिंह की कृतियाँ उपयुक्त तीनों, यानी उपयुक्त तीनों यानी सभी जो है भगत सिंह की ही कृतियाँ हैं। और आपका चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अपर्याय है, जो भगत सिंह जो पुस्तकें लिखी थी जो अब तक नहीं मिली है वह कौन सी है? समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पे, और सी में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, और डी में कि उपयुक्त तीनों। तो ये भी आपका समझ लीजिए उपयुक्त तीनों इसका हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए आंसर देखते हैं, देखिए उपयुक्त तीनों भी यहाँ पर दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है। ये कितना नंबर प्रश्न है? 9 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पाठ जो है उसके शीर्षक लेखक भगत सिंह है। इसका भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होंगे, भगवती चरण बोहरा भी नहीं होगा, चंद्रमा सिंह भी नहीं होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अब हम अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर में है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1906 में, 28 सितंबर 1907 में, 29 सितंबर 1908 में, या 30 सितंबर 1909 में? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में भगत सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा है। और चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 11 नंबर में है। 11 नंबर में जो प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी?
21 मार्च 1929 को, 22 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को या 24 मार्च 1932 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी, उनको फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? तो ये सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को और उसी दिन उनका निधन भी हो गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वो क्यों हुआ था? वो बम फेंके थे केंद्रीय असेंबली में, इसीलिए उनको क्या हुआ था? फांसी हुआ था। ये सब भी पूछा जाता है। आपका एक एक बात भगत सिंह से संबंधित जानना चाहिए। ये 12 नंबर प्रश्न है। हास्यास्पद शब्द का प्रत्यय बताइए। हास्यास्पद शब्द का प्रत्यय बताइए। स्पंद होगा, हास्यास्पद होगा, अस्पद होगा या अस्पदा होगा। हास्यास्पद शब्द का प्रत्यय जो होता है वो होता है आस्पद। हास्यास्पद शब्द का प्रत्यय आस्पद होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? अब बता दीजिए बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की या फिर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की या फिर सच्चिदानंद सान्याल की। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन सच्चिदानंद सान्याल की कृति है। कौन? बंदी जीवन। और अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 14 नंबर में गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा के ब्राह्मण, कर्मवीर या प्रताप? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो वे प्रताप का संपादन करते थे। किस पत्र का? प्रताप। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जवाब। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है आपका ये कितना नंबर? ये जो प्रश्न है ये है आपका कितना नंबर? ये 15 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बता दीजिए कब फेंके थे ये बम? 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को या फिर 18 अप्रैल 1930 को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ, अपने जो मित्र थे उनके साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? तो वह बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे और गिरफ्तार हो गए थे उसी समय। वे सिर्फ बम फेंकने का लोगों का आकर्षित करने का ही सिर्फ उनका उद्देश्य था। और चलिए अगला प्रश्न पर 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में कि एक पत्र को लिखा गया था। एक पत्र किसको लिखा गया था? किसके लिए एक पत्र? एक लेख लिखा था विद्यार्थियों के लिए। और एक पत्र किसके लिए लिखा था? बटुकेश्वर दत्त के लिए या फिर सुखदेव के लिए कि राजगुरु के लिए कि चंद्रशेखर के लिए? एक पत्र जो था वह सब सुखदेव के लिए वे लिखे थे। सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे थे और एक लेख लिखे थे वे विद्यार्थियों के लिए लिखे थे। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता, भगत सिंह के कौन थे? पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, किसके सहायक थे? भगत सिंह के पिताजी और उनके चाचा जी थे। एम चंद्रशेखर आज़ाद के, ये लाला लाजपत राय के, बटुकेश्वर दत्त के या फिर सुखदेव के? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो वे लाला लाजपत राय के वे सहयोगी थे, यानी उनके साथ मिले हुए थे, उनके साथ काम करते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। और आपका चलिए 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें है आपका शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ था? देखिए आपका जो रचनाएं है वही में से कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है, इसलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन लाए हुए है। शहीद भगत सिंह के हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ था? 1924 में कि 1930 में कि 1929 में या फिर 1940 में? कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में, मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका देखिए 1924 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर में है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? इतना जानता है कि बहुत बार भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सबसे पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1924 में, 1930 में कि 1928 में कि 1927 में? बता दीजिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? पहली गिरफ्तारी हुई थी 1927 अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण 1927 में उसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। और अब चले अगला प्रश्न पर। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न में कि अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? एक लेख और एक पत्र के लेखक हमने कितनी बार बताया है कि इनके लेखक है कौन? भगत सिंह। हमारे भगत सिंह एक लेख और एक पत्र को लिखे हुए हैं। ये सुखदेव नहीं लिखे थे, बालकृष्ण भट्ट तो बातचीत पाठ को लिखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो बात ही नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए भगत सिंह हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए अगला प्रश्न पर 21वां प्रश्न है कि एक लेख
और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? लेख लिखे थे किसके लिए? लेख विद्यार्थियों के लिए पत्र ए में है कि अशफाक उल्ला खां को या फिर सुखदेव को कि राजगुरु को कि बिस्मिल को। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र किसको लिए लिखा था? तो पत्र लिखे थे सुखदेव के लिए, हमने अभी भी बताया था। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, कथन किसका है? जीवन को समाप्त कर देना ये कोई अच्छा बात नहीं है, ये कायरता वाला बात है। तो ये भगत सिंह कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि उदय प्रकाश बोलते हैं कि मोहन राकेश बोलते हैं कि जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है? तो ये बोलते हैं भगत सिंह जी, ऐसा बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न में जो है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कैसी मृत्यु होगी जो उन्होंने सुंदर समझते हैं? अपराध के बदले दी गई फांसी या देश सेवा के बदले दी गई फांसी या फिर दुर्घटना में हुई मृत्यु, ये उपयुक्त सभी। तो भगत सिंह जो है वह देश सेवा के लिए दी जाने वाली फांसी को वे सबसे अच्छा मृत्यु समझते हैं। क्यों समझते हैं? वे इसलिए समझते हैं कि मरता तो हर आदमी है, लेकिन जो देश के लिए मरा वही तो आपका सबसे सुंदर मृत्यु हुआ। 24वां प्रश्न है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, जो कि लाला लाजपत राय के सहयोगी थे? एम एस सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह या रंजीत सिंह? बताइए। भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? उनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। ये सब आपका लेखक परिचय से में दिया हुआ है, लेखक परिचय से देख लीजिएगा। भगत सिंह का 2 या 3 प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न 25 नंबर में है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से कि कलकत्ता से? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कलकत्ता से ही ये निकलती थी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, भगत सिंह का या दिनकर जी का? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भगत सिंह का इसके लिखा हुआ है, इसलिए सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर 27 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? ये में महात्मा गांधी जी से कि कार्ल मार्क्स से कि फ्राइड से कि एडलर से? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो भगत सिंह एक कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर में है मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है? किसका लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुखदेव का या फिर खुदीराम बोस का? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? तो यह भगत सिंह जी का यह लेख है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहे हैं। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न 29 नंबर में जो है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा से, भाई थे या भतीजा थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के ये दोनों भाई थे, ब्रदर से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे? ये में है कि गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके क्या थे? संस्थापक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए अब चलते हैं, अब ख़त्म ही होने वाला है, अब आसानी से आप जा सकते हैं। देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जर्मनी के? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और अब चलिए अंतिम नंबर प्रश्न है जो 32 में है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बता दीजिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1924 में या फिर 1920 में? चौरी चौरा कांड जो है वह 1922 में हुआ था। 1922 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने आपको F4 से लेकर 6 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया था। अगर आप 1 से लेकर 3 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा।